कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो गतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामेश शम्भो। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् अरे महादेव चिदाकाशमाकाशवासी मैम, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत राधे प्यारे। राधे, जय श्री महाकाल, राधे जय राधे श्याम। मैम। राधे राधे। जय हर श्री हर महाकाल। महादेव, हर बहुत हर सुंदर दिख महादेव, रहे हर हैं हर महादेव। और बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का ऐसा ही प्यार हमें मिलता रहे, और हम सब ऐसे न्यू न्यू क्लास लेके आते रहे। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार विजन के इस परिवार में। और हमारे बीच में आज तो हम बोलते हैं ना, नया टॉपिक जो लेके आए ना, कि तुरंत आप में तुरंत पहचान जाओगे कि सामने वाले की कुंडली में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या एक मिनट में आप बता सकते हैं कि ये सरकारी नौकरी लेगा, या इसके बच्चे कितने ऊंचे ओहदे पे जाएंगे, इनको कितने घर बनेंगे, या कैसे कैसे, मैंने उसकी जानकारी लेने के। और कोई ये अभी का मॉडर्न का वो नहीं है, ये तो हमारे भृगु नंदी जी और जो ऋषि थे उन्होंने बनाया था। और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से लिखा हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष का इसका वो है, BNN इसको इंग्लिश में बोला जाता है। साथ में आपको ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जो KN राहुल सर हैं, उन्होंने बहुत इसको ऐसा यूनिक तरीके से बताया, और उसी का ही वर्जन लेके मैंने सर उसके स्टूडेंट रह चुके हैं। और ना सर ने बहुत सारे सरों मैंने सर से ना अपनी नॉलेज ली हुई है, उनके गुरुओं के बहुत उनके ऊपर कृपा रही है सर के ऊपर, कि वो उनका ज्ञान हम सब पे लुटा रहे हैं एक तरीके से। और आप सभी को वैसे ही प्यार देते आ रहे हैं। मेरे सारे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे क्लास के स्टूडेंट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। रितु जी भी हैं, मंजू जी भी हैं, मनीषा जी भी हैं, चंदा चांदनी जी भी हैं, और सस्मिता जी भी हैं। बहुत सारे जन, मैं नाम तो मैं बहुत कम ले रही हूँ, 5-6 जन का, नहीं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। और आप लोगों का जो प्यार हमें फेसबुक पे मिला है, इंस्टा पे मिला है, ऐसे हमारे को प्यार हमेशा मिलता रहे। और आप अपना प्यार ऐसे ही हम पे लुटाते रहो, और हम ऐसे न्यू न्यू कोर्सेज आपके पास में लेते आ रहे हैं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी, कि है ना, क्योंकि सर को नॉलेज है ना, सर भर भर के देते हैं। तो सर से ही है ना, आप लोग नॉलेज लीजिए। और सर बताइए कि है ना, हमारे सर का नाम तो रौनक मिश्रा जी सर है। और सर अपनी मैंने अपनी जो ख्याति है उनकी तो ना क्या कहने, सारे स्टूडेंट के ऊपर एकदम फिदा है कि ऐसे सर हमको पहले क्यों ना मिले। तो सर आइए और अपने स्टूडेंट को अपना सर बताइए कि क्या आज हमको आप देने वाले हैं। जी सर। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है।
हर हर जय श्री महादेव, जय महाकाल श्री सर। महाकाल एवरीवन, हर हर महादेव एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल सर। जय सूरज श्री सर कैसे महाकाल। हैं? बढ़िया। बढ़िया जी जी। जी सर, जी सर, सभी चलिए, पुराने प्रणाम। स्टूडेंट्स भी आए, अच्छा लगा देख के। हाँ जी। सत श्री अकाल रौनक सत सर श्री एंड अकाल कल्पना मैम, कैसे मैम। हो आप? वो सत श्री अकाल बहुत तेज जी, सत बढ़िया। श्री अकाल। और आज सुरेश जी को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास जी को जी हाँ कंटिन्यू जी करते सर, हैं। एक मिनट, मैं आपको एवरीवन कर देती हूँ। हाँ जी, जी थोड़ा सा सर। ना बीएनएन के बारे में हल्की फुल्की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक्चुअली भृगु नंदी नाड़ी दो नाड़ियों का मिक्सचर है। भृगु भृगु ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष, इन दोनों को आरटी राव सर ने एक कंपाइल करा था, जिसके बिहाफ पे भृगु नंदी नाड़ी उत्पन्न हुई। भृगु नंदी नाड़ी में साउथ इंडिया में पहले बहुत ज्यादा फेमस थी, प्रचलित थी। अब धीरे धीरे इसका प्रचलन नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बिकॉज ये ज्योतिष ना वन ऑफ द सर यूनिक, आप थोड़ा अनम्यूट है जी। जी बिकॉज जो भृगु नंदी नाड़ी है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक टेक्निक है, जो विद इन 1 मिनट सामने वाले की कुंडली को एनालिसिस करने, उसकी लाइफ का पर्पस देखने के लिए कि भैया इसकी लाइफ में क्या इसको सही मिला है, क्या खराब मिला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्सन, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बीएनएन से अच्छा कुछ ज्योतिष काम नहीं करता। और बीएनएन इंसान की यात्रा को दर्शाता है, वो पूरे जन्म से आ रहा है और इस जन्म में आगे की यात्रा क्या है, पिछले जन्म में उसने क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में की हैं, जिसकी वजह से कोई कर्स इसको मिला है इस लाइफ में, और आने वाले टाइम पे ये क्या करेगा, इसकी यात्रा किस तरफ रहने वाली है, ये बीएनएन के थ्रू सबसे अच्छी तरीके से और बहुत ही एक्यूरेटली हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जिनको मैं जानता हूँ, वो पढ़ रखे हैं, बट स्टिल कुछ नए लोग भी हैं। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत बेसिक सा मैं पहले कुंडली के बारे में बता दूं, कुंडली किस प्रकार की होती है और कुंडली के हाउसेस के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद हम प्रिडिक्शन पे जंप करेंगे। राइट एवरीवन? सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मैंने इसके लिए ऐसा है कि पहले से ज्योतिष आनी चाहिए सबको? नो नो नो, बिल्कुल बेसिक। ये बीएनएन तो ऐसे ज्योतिष है ना, जो जिसको क्योंकि कुछ भी हमारे नहीं बहुत पता। सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ज्योतिष के मैंने बहुत सीखे हुए हैं, जिन्होंने उनको तो आता है, पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ज्वाइंट हुए हैं जिनको जरा भी नहीं आता है। तो इसके लिए उनके बिहाफ पे मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहा है जस्ट सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएनएन ये कोर्सेज फ्रॉम द वेरी बेसिक से स्टार्ट होके और एडवांस लेवल तक जाएगा, एंड देयर इज लाइक नथिंग जो आप यहाँ पर नहीं सीख पाओगे। सब कुछ जो भी आप प्रोडक्शन मन में सोच सकते हो ना, बीएनएन उसको देने में सामर्थ है। और जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े होगे, काफी पुराने बच्चे भी हैं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि 2 से 3 मॉडलिटीज का यूज करके आपको एक कंबाइंड पैकेज दे सकूं, जिससे कि आप अपनी एक्यूरेसी को बहुत टॉप नॉच तक लेके जाओ। जैसे कि वैदिक डिविजनल चार्ट्स, बीएनएन, यूजली हम लोग ना D1 चार्ट पे, आपने अभी तक जहां पर ही पढ़ रखा होगा या फिर सुना होगा, यूजली लोग D1 चार्ट का यूज करते हैं। बट D1 चार्ट के साथ साथ अदर डिविजनल चार्ट, जैसे D9 हो गया, D10 हो गया, D60 हो गया, D12 हो गया, इन चार्ट का यूज करके हम किसी भी चीज को एक्यूरेसी तक कैसे पहुंच सकते हैं, वो मैं आपको अपने साथ इस बीएनएन की क्लास में सिखाऊंगा। सो दिस विल बी द कंबाइंड पैकेज ऑफ नाड़ी ज्योतिष एंड काइंड ऑफ वैदिक ज्योतिष। ओके, जिससे आपकी एक्यूरेसी बहुत स्पीडली बढ़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, स्लाइड इज विजिबल, यस और नो? यस सर, दिख रहा है। देखिए, कुछ इस प्रकार की एक चौकोर आकृति की हमारी पत्रिका होती है, और ये जो पत्रिका होती है, इसमें 12 खाने होते हैं। 12 ही होते हैं, 12 का 13 नहीं होता और 13 का 11 नहीं होता। राइट एवरीवन? जिसमें से इस तरीके से होते हैं, ये खाने हमेशा फिक्स रहते हैं। दिस इज द फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। इन खानों की अपनी एक विशेषता है, हर एक खाने में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट छुपा रहता है, कुछ ना कुछ विशेषताएं रहती है जो हमारे जीवन से संबंधित होती है। जैसे पहला खाना आपकी पर्सनैलिटी को बताता है, हाउ यू आर, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, आपका हेल्थ को बताता है, आपकी इमेज को बताता है। सेकंड हाउस आपके फेस वैल्यू को बताता है, आपके तीत को बताता है, आपकी फैमिली को बताता है। थर्ड हाउस आपकी स्किल्स को बताता है, करेज को बताता है, शॉर्ट ट्रेवल्स को बताता है। थर्ड हाउस इंडिकेट्स
आपके सिबलिंग्स कैसे हैं, उनके बारे में थर्ड हाउस के से इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो फोर्थ हाउस है ना, ये हमेशा इसी प्रकार रहेगा। फोर्थ हाउस कभी इधर नहीं जाएगा। फोर्थ हाउस ऑलवेज फिक्स, सेवंथ हाउस ऑलवेज फिक्स, टेंथ हाउस ऑलवेज फिक्स। एंटी क्लॉकवाइज इसकी यात्रा चलती है हमेशा। रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। फोर्थ हाउस आपके मेंटल पीस को बताता है, मदर को बताता है, प्रॉपर्टी को बताता है, आपका व्हीकल्स को बताता है, घर का वातावरण बताता है। और बीपीएचएस बृहद पराशर होरा शास्त्र पराशर ऋषि से फोर्थ हाउस से चरित्र का निर्धारण किया जाता है। फोर्थ हाउस आपके चरित्र को भी निर्धारित करता है। क्लियर है? तो फोर्थ हाउस में ये सारी चीजें आती हैं। देखिए, अगर फोर्थ हाउस में चरित्र का निर्धारण है, मतलब आपके हार्ट को बता रहा है ना। अगर फोर्थ हाउस में हार्ट होता है, अगर यहाँ पर फोर्थ हाउस के अंदर मैलेफिक प्लैनेट बैठे होंगे, उसका हृदय काला है। सिंपल सी बात है। फोर्थ हाउस मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, चरित्रहीन व्यक्ति हम कह सकते हैं। बाकी उसके लिए हमें अदर डिविजनल चार्ट के ऊपर भी नजर मारनी होती है कि जो कॉम्बिनेशन D1 में रिपीट हो रहे हैं, क्या उसका रिपीटिशन D9 D12 D16 में आ रहा है क्या? अगर ये रिपीटिशन सेम तरीके से बार बार चार्ट में रिपीट होते हुए नजर आए, इट मीन्स इस व्यक्ति को फोर्थ हाउस रिलेटेड काफी ज्यादा मेजर इश्यूज हैं। आप एश्योरेंस लगा के कह सकते हो। आते हैं फिफ्थ हाउस। पांचवा घर आपके फेम को बताता है। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फेम। राजगद्दी को बताता है, चेयर्स को बताता है, एजुकेशंस को बताता है, चाइल्ड बर्थ को बताता है। पूर्व जन्म के पाप और पुण्य फिफ्थ हाउस से देखे जाते हैं। आपके स्टमक एरिया को पांचवा घर बताता है। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस। इस जीवन में आप क्या सर्विस दोगे, छठा घर बताएगा। उत्पत्ति का कारण सिक्स्थ हाउस के अंदर सर्विस देना है। अगर आप आए हो कुछ ना कुछ सर्विस देने के लिए आए हो। वर्गो साइन पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा से जुड़ा हुआ साइन है। आपकी सर्विस सेक्टर को बताता है कि इस जीवन में आपको क्या सर्विस देनी है, छठा घर बताएगा। क्लियर एवरीवन? रोग रिपु शत्रु, जितने भी एक्सीडेंटल इश्यूज हैं, रोग रिपु शत्रु हैं, कोर्ट कचहरी है, लोन है, डेप्थ है, डेली डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज, जो हम डेली रूटीन के एक्टिविटीज करते हैं, वो छठे घर से देखा जाता है। सेवेंथ हाउस आपके पार्टनरशिप को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स को बताता है। इवन सिक्स्थ हाउस आपका लोअर इंटेस्टाइन, जो हमारा पेट के नीचे वाला पार्ट होता है, उसको बताता है। सेवेंथ हाउस लोअर इंटेस्टाइन्स के नीचे वाला पार्ट, काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स के आसपास का एरिया। अपोजिट दुनिया, जैसे कि दिस इज यू, आपके अपोजिट जो दुनिया होती है, सातवां घर है। आपकी मिरर इमेज, फर्स्ट हाउस की मिरर इमेज सेवेंथ हाउस है। जैसा आप कर्म करते हो पूर्व जन्म में, जैसा आपने कर्मा किया था, वैसा ही आपको पार्टनर मिलने वाला है। सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर मिरर इमेज। हाँ, पार्टनर। जब पहला और सातवां कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पूरी कुंडली का निर्माण होता है, चाहे वो चाइल्ड हो या कुछ भी हो, XYZ हो। तो 1 7 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप ना, मैंने क्या बोला कि सातवां घर मिरर इमेज है। तो किसी भी हाउस से सातवां घर उस हाउस की मिरर इमेज होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लक, और तीसरा घर आपका एफर्ट्स का है ना। तो नाइन्थ लक आपका कब चमकेगा, जब आप एफर्ट्स करोगे। यहां से सातवां है, तीसरे से नवा सातवां, नवे से तीसरा सातवां। दिस इज मिरर इमेज। किसी भी हाउस से सातवां घर मिरर इमेज को बताता है। छठा हाउस सर्विस का होता है, तो 12वां हाउस लोग कहेंगे कि सातवें हाउस का देखें व्यापार करने के लिए। आई सेड 12th हाउस अगर स्ट्रांग है तो इंसान व्यापार करता है। 12वां घर इंडिपेंडेंट आइडियाज है, इंडिपेंडेंट डिसीजन है। जब आप अपने खुद के डिसीजन ले पाओगे तभी व्यापार करोगे। आते हैं आठवें घर पे। एट्थ हाउस आपकी लॉन्जिविटी को बताता है, क्रोनिकल डिसीजेस, जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं। एट्थ हाउस बताता है अनअर्न्ड वेल्थ, बताता है आठवां घर, बिना कमाया हुआ पैसा आठवां घर बताता है। एट्थ हाउस इंडिकेट आपके इन लॉस, जैसे कि दिस इज यू, आपकी फैमिली आपके एक घर आगे, सातवां घर आपके पार्टनर, तो उनकी फैमिली उन सातवें से एक घर आगे, मतलब एट्थ हाउस। एट्थ हाउस से इन लॉस भी देखे जाते हैं। राइट एवरीवन? तो किसी भी हाउस से ना एक एक घर आगे, ये जैसे दिस इज यूथ है, तो आपकी फैमिली एक घर आ गए, आपके पार्टनर की फैमिली एक घर आ गए। अब जैसे अब हमें अपनी सासू माँ का विचार करना है, तो फोर्थ हाउस आपकी माँ है, तो आपके पार्टनर की माँ, यहां से चौथा घर, 1 2 3 4, 10वें घर से सासू माँ का विचार करेंगे। सिंपल।
याद करने वाला कुछ नहीं होता है, समझने वाली चीजें होती हैं, बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। आते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारे हिप एरिया को बताता है, थाइस को बताता है, बैकबोन को बताता है, हमारे फादर का है, हमारा डीएनए नाइन्थ हाउस है। डीएनए क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ योर फादर। फादर के कारण ही आपकी उत्पत्ति हुई है। यस और नो? हम जो पहले घर की बात करते हैं तो इसका रीजन क्या है? नाइन्थ हाउस है ना। नाइन्थ हाउस, फादर के कारण आपकी उत्पत्ति हुई है, आपके कारण आपके बच्चे आएंगे। 1 5 9 कनेक्टेड होते हैं। नाइन्थ हाउस आपके बॉसेस है। नाइन्थ हाउस लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, लंबी प्लानिंग नाइन्थ हाउस है, लंबी यात्राएं नाइन्थ हाउस है, रिलीजियस प्लेस नाइन्थ हाउस है, आपका भाग्य नवा घर है। तो अब जिसका नाइन्थ हाउस पीड़ित हो जाए, दैवीय कृपा नाइन्थ हाउस है, उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। और क्यों नहीं देगा? वाई नाइन्थ हाउस इज पीड़ित? बिकॉज आपने पूर्व जन्म में धर्म का अनादर किया है, दैवीय कृपा रुक गई है। दिस इज इंडिकेट नाइन्थ हाउस, राइट एवरीवन? ओके, नाउ चलते हैं 10वें घर के ऊपर। 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र को बताता है। 10th हाउस इंडिकेट योर करियर, कार्य क्षेत्र। 10वां घर कार्य क्षेत्र को बताता है। आपके इमेज को बताता है, आपके नी एरिया को बताता है, घुटने। और 10वां घर कैप्रिकॉन की एनर्जी, 10वें घर की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जहां पर आपको देना पड़ता है, वहां से वापसी की उम्मीद नहीं होती है। तो कोई भी प्लेनेट कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है तो उस प्लेनेट के रिगार्डिंग आपको चीजें कंटिन्यू देनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल के लिए वीनस इन कैप्रिकॉन, एनीबडी चार्ट, उसको रिलेशनशिप में केवल देना ही पड़ेगा, वापस नहीं मिलेगा। वीनस इज ए कारक ऑफ रिलेशनशिप। मून इन कैप्रिकॉर्न, ऐसा व्यक्ति अपने इमोशनल, अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करवा पाएगा लोगों के द्वारा, बिकॉज उसको ना इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलने वाला। मून इन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर वात पित्त और कफ तीनों की एनर्जी होती है। कुंडली का हाईएस्ट पीक एरिया होता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में 10वें घर में सूर्य बली होता है और दिग्बली होता है। द रीजन बिहाइंड, मैंने बोला हाईएस्ट पीक, जिसका भी सूर्य 10वें घर में मिलेगा उसका जन्म लगभग लगभग आफ्टरनून 12 से 1 के बीच में या 12 से 2 के बीच में हुआ है। उसका सूर्य 10वें घर में दिखेगा। मतलब कि क्या? जब सूर्य आपकी सबसे ऊंचाई वाले स्थान पे था तब आपका जन्म हुआ। तो कैप्रिकॉर्न मतलब ऊंचाई वाला एरिया, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक है तो यहाँ पर पहाड़ को चढ़ने की, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ को चढ़ने के लिए मजबूत प्लेनेट भी चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मार्स, शनि, राहु, सूर्य। मेलेफिक प्लेनेट अगर कैप्रिकॉन में बैठे हैं तो दैट विल बी वेरी गुड कंडीशंस। मेलेफिक प्लेनेट अगर 10वें घर में बैठे हुए, बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि पहाड़ी एरिया ना, ऊंचाई वाला एरिया है। विजय तो वही प्राप्त कर पाएगा जिसके अंदर ताकत होगी। इसीलिए 10th हाउस में मेलेफिक प्लेनेट बैठना अच्छा माना जाता है। नाउ जंप इनटू द 11th हाउस। 11th हाउस एक्वेरियस राशि। 11th हाउस एक्वेरियस राशि है। यहां पर ये शनि की राशि है और राहु की राशि है, राइट? शनि और राहु की एनर्जी होती है, ये चोरी वाला स्थान या चीटिंग एरिया होता है, एक्वेरियस राशि। एक्वेरियस राशि में डिजायर्स बहुत ज्यादा, द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि राहु की एनर्जी लेकर बैठा हुआ है। राहु चाहता है सब कुछ मिल जाए। और राहु ना एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको झुकने नहीं देता है। आपके चार्ट में जहां पर भी राहु है वहां आपसे कोई नहीं जीत सकता, बिकॉज राहु साम दाम दंड भेद लगा के विजय हासिल कराना जानता है। तो राहु चार्ट में जहां पर भी बैठा है, नो बडी कैन डिफीट यू। अगर राहु सेकंड हाउस में किसी का बैठा है, ऐसे व्यक्ति का किसी ने पैसा ले लिया उधार, बर्बाद हो गया वो, लिटरली बर्बाद हो गया। क्योंकि पैसा अगर उसने नहीं दिया तो राहु उसको बर्बाद कर देता है। तो सेकंड हाउस में राहु हो या सेकंड हाउस में एक्वेरियस राशि बैठी हो, ऐसे व्यक्तियों का पैसा नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज राहु ना आपको झुकने नहीं देगा उस एरिया में। दिस इज राहु। और केतु की एनर्जी स्कॉर्पियो साइन 8वें घर के अंदर होती है। नाउ बात करते हैं 12वें घर के अंदर। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का भी है, डिजायर्स का भी है। अब 12वें घर की बात करते हैं। 12वां घर क्या बताता है जी? 12वां घर बताता है आपकी आइसोलेशन, मुक्ति वाला स्थान। मीन राशि 12वें घर में
अंधेरा है, बिल्कुल डार्कनेस है, बिल्कुल अंधेरा वाला प्लेस है। ईश्वरीय एक भरोसे चलने वाली राशि है। मुक्ति मिलने के बाद आपको इंसान का जीवन मिलेगा, या घोड़े बैल बनोगे, या चींटी बनोगे, या क्या बनोगे, वो तो ईश्वर के हाथों में है ना। 12वें घर में अपनी नहीं चलती है। 12वां घर मतलब ईश्वर की राशि, मुक्ति स्थान है, और भरोसे की राशि है 12वें घर में। इसीलिए वीनस मीन राशि में उच्च का मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। अभी आप इतना समझ लीजिए। अब वीनस क्या है? रिलेशनशिप का कारक है। रिलेशनशिप कैसे चलता है? भरोसे पे चलता है कि डाउट पे चलता है? भरोसे पे चलता है ना रिलेशनशिप। इसीलिए वीनस मीन राशि में उच्च का होता है, जहां पर सब चीजें भरोसे पे चलती हैं। क्लियर हुआ एवरीवन? और वर्गो साइन में नीच का होता है। नीच का वीनस मतलब वर्गो साइन मरकरी का साइन है। मरकरी बच्चा है, बच्चे के मन में हमेशा डाउट रहते हैं, और वीनस वहां चला जाएगा तो रिलेशनशिप में आएगा डाउट। और जब रिलेशनशिप में डाउट आएगा तो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हो गए 1 से 12 तक। अब हम थोड़ा सा राशियों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन पे जंप करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक बताया। इवन जब हम राशि पढ़ते हैं तो लाइक 4-5 घंटे केवल हाउसेस और राशि के ऊपर चलते हैं। अभी हम आते हैं राशियों के बारे में। देखिए, 1 नंबर और 8 नंबर है। ये राशि 1 नंबर मेष राशि है। मेष का नेचर होता है फायर एलिमेंट है। मेष का नेचर होता है सीधे चलना। मेष राशि पहाड़ों की राशि है। ऐसे भेड़ कहाँ, भेड़ का नेचर है वो दाएं बाएं नहीं देखेगा, मंगल की एनर्जी सीधे पहाड़ पे चढ़ जाएगा। राइट। और 8 नंबर वाटरी एलिमेंट है, ये भी मंगल की राशि है, इसे हम स्कॉर्पियो कहते हैं, 1 नंबर को मेष कहते हैं। जहां मेष के अंदर भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार आता है, जहां पर एक्सट्रीम एनर्जी है, हनुमान जी का अवतार आता है। मेष के अंदर भगवान कार्तिकेय से रिप्रेजेंट होती है सेनापति, मेष राशि। वहीं स्कॉर्पियो के अंदर मत्स्य अवतार आता है, जो केतु की एनर्जी लिए होता है। भगवान विष्णु के 12 अवतार 12 राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों राशियां मंगल प्रधान हैं। एक को मेष बोला जाता है 1 नंबर राशि को, 8 नंबर को क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियो बोलते हैं। राइट एवरीवन? आते हैं, ये मार्च की राशियां हैं। यहां पर बॉडी आती है, 8 नंबर से बॉडी जाती है। तो स्कॉर्पियो राशि में कोई भी प्लेनेट है वो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, मतलब एक यात्रा को बदल के दूसरी यात्रा में लेके जाएगा। और 1 नंबर राशि जहां पर भी पड़ी होती है वहां पर नई शुरुआत होती है, बिकॉज 1 नंबर की राशि शुरुआत की है, इनिशिएट करने की है राशि, मेष राशि। अब आते हैं 2 नंबर और 7 नंबर। ये दोनों राशियां वीनस के द्वारा होल्ड की जाती है। 2 नंबर को हम कहते हैं, 2 नंबर आती है, दिस इज वृषभ राशि। 7 नंबर आती है लिब्रा राशि। वृषभ राशि अर्थ त्रिकोण की राशि। अब त्रिकोण क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन आप समझिए 2 नंबर राशि वृषभ राशि है। प्रैक्टिकल राशि है, फाइनेंस की राशि है, परिवार की राशि है। और 7 नंबर की राशि रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज की राशि है, रिलेशनशिप की राशि है। जब आप अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस की राशि है 7 नंबर। जब आप मैरिज के लिए जाते हैं तो एक से ज्यादा ऑप्शंस देखते हैं ना, बिकॉज ऑफ लिब्रा। लिब्रा इज ऑप्शंस। राइट एवरीवन? 7 नंबर के अंदर लिब्रा राशि की एनर्जी होती है, और लिब्रा मतलब ऑप्शंस। इट इंडिकेट्स कि जब भी आपकी लिब्रा की दशा चलेगी उस समय आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट होंगे। क्लियर हुआ? 2 नंबर की राशि रिसोर्सेस की राशि है। इट इंडिकेट जहां पर भी 2 नंबर चार्ट में आएगा वहां पर आप रिसोर्सेस जनरेट करोगे, या फिर 2 नंबर में बैठे प्लेनेट की दशा के टाइम आप रिसोर्सेस बनाओगे। क्लियर एवरीवन? आते हैं 3 नंबर और 7 नंबर। 3 नंबर और 6 नंबर ये मरकरी की राशि है। 3 नंबर रिप्रेजेंट जेमिनी साइन, 6 नंबर रिप्रेजेंट वर्गो। जेमिनी स्किल्स, 3 नंबर स्किल्स को बताता है, हैंड्स को बताता है, आपके क्रिएटिविटी को बताता है। तो जब 3 नंबर की राशि की दशा चलेगी शोल्डर्स को बताता है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि 3 नंबर की राशि या तीसरे हाउस में बैठे प्लेनेट की दशा के टाइम इंसान ऐसा काम करता है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करता है, और चलती चलाती जॉब को छोड़ के अपने स्किल्स पे काम करता है, जिसकी वजह से शोल्डर्स को रिप्रेजेंट करती है ना, शोल्डर्स पे स्टार्स लगते हैं, मतलब फेम मिलता है 3 नंबर की राशि की दशा से।
एट द सेम टाइम वर्गो, वर्गो वर्गो राशि सर्व करने को बताती है। जहां पर आपको सर्व करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड वर्गो। आपके चार्ट में जहां पर भी वर्गो पड़ा है वहां पर आपको इस जीवन में सर्व करना ही पड़ेगा, बिकॉज पेंडिंग कर्मा की राशि है वर्गो। क्लियर एवरीवन? वर्गो राशि क्रिटिसिज्म को दर्शाती है। जहां पर भी वर्ग होगा ना वहां आप क्रिटिसाइज करोगे। किसी का जुपिटर वर्गो राशि में पड़ा हुआ है, ऐसा व्यक्ति गुरु की अवहेलना करता है कि मेरे गुरु ने मुझे कुछ नहीं पढ़ाया, ज्ञान धर्म ने कुछ नहीं पढ़ाया। वर्गो राशि आपके 9th हाउस में आ जाए, 9th हाउस जो ये हमारा धर्म स्थान था, यहाँ पर वर्गो राशि आ गई, क्या बोलेगा? धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं होगी, हर धर्म में ही क्वेश्चन मार्क उठाएगा। वर्गो राशि 9th हाउस, धर्म में क्वेश्चन मार्क उठाएगा व्यक्ति। तो ये वर्गो राशि क्वेश्चन मार्क उठाने वाली राशि होती है। अब हम आते हैं 4 नंबर, दैट इज सकून की राशि, इमोशनल इमोशंस की राशि, दैट इज मून। कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि है। पीस, सकून, शांति को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अगर आप ऐसे काम में बिजी हो जहां पर आपको खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा, और चौथे हाउस में बैठे प्लेनेट या कर्क राशि में बैठे प्लेनेट की दशा रनिंग हो गई, तो चलता चलाता काम बंद करा देगा। बिकॉज चौथे हाउस में बैठे प्लेनेट का नेचर है कि भैया आपको शांति देना। वो कैसे देगा? नहीं, अगर टाइम है तो बंद करा देगा, खत्म कहानी। तो 4th नंबर सकून को रिप्रेजेंट करता है, कर्क राशि है। 5 नंबर इंडिकेट लियो साइन, सूर्य की राशि है। ये ना लियो साइन फेम को रिप्रेजेंट करता है। आपके चार्ट में जहां पर भी लियो पड़ा होगा, इंसान वहां पर अपना फेम को पाना चाहेगा, अचीवमेंट्स को पाना चाहेगा। एग्जाम्पल के लिए कर्क लगन की पत्रिका है, 5 नंबर 2nd हाउस में पड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और अपने फाइनेंस का बताएगा, खुल के बताएगा। क्यों? वो चाहता है कि मुझे मेरे परिवार और फाइनेंस की वजह से फेम मिले। 5 नंबर फेम सूर्य की राशि है। किसी के 11th हाउस में 5 नंबर पड़ा है, वो चाहेगा मेरे सोशल सर्किल की वजह से मुझे फेम मिले। किसी के 10वें घर में वो चाहेगा कि मेरे ना कार्य क्षेत्र की वजह से मुझे फेम मिले। 10th हाउस योर लाइक कार्य क्षेत्र, तो फेम को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। बाकी सारी राशियां हो गई, 9 12 और 10 11 बचा है। धनु राशि और मीन राशि दोनों जुपिटर की राशि हैं। ये धर्म को रिप्रेजेंट करती है, आध्यात्म को रिप्रेजेंट करती है, आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करती है। और मीन राशि काल पुरुष के 12वें घर की राशि है, अंतिम राशि है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करती है, बिलीव को रिप्रेजेंट करती है। जहां पर सब कुछ अंधेरा है वहां चलने के लिए आपको बिलीव सिस्टम चाहिए। मीन राशि की दशा में इंसान की पार्टनरशिप टूट जाती है। द रीजन बिहाइंड इट, वहां पर जब भी मीन राशि में बैठे प्लेनेट की दशा एक्टिवेट हो गया, मीन राशि की दशा एक्टिवेट होगी, उस समय इंसान की पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। द रीजन बिहाइंड इट, वहां पर केवल एक पालनहार है, वो महादेव बैठा ऊपर ना, वही पालन करने वाला है, बाकी सारे सिस्टम टूट जाएंगे। जहां पर आप अगर आप पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो तो पार्टनरशिप खत्म होगी, क्योंकि मीन राशि में इंसान को अकेला चलना पड़ता है। क्लियर है? और मीन राशि इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की राशि होती है। तो मीन राशि की दशा के अंदर इंसान इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके अपना पैरों पे खड़ा होता है, क्योंकि मीन राशि पैरों को रिप्रेजेंट करती है, फीट को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए मीन राशि की दशा में इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? ओके, नाउ जंप इनटू द 10th एंड 11th। 10वां और 11वां राशि, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न राशि दलदलीय क्षेत्र है। कैप्रिकॉर्न राशि कार्य क्षेत्र को बताती है, आपके स्टेटस को बताती है, फेम को बताती है। लेकिन यहाँ पर स्टेटस फेम दलदल क्षेत्र में कौन जीत पाएगा? वही जीतेगा जहां जो मतलब स्ट्रॉन्ग प्लेनेट लेके बैठा होगा। 10वें घर में मंगल, सूर्य, राहु वंडरफुल काम करते हैं 10वें घर में। रंक से राजा बनाने वाली पत्रिका होती है। 10वें घर में मैलेफिक बैठे हैं, जितने ज्यादा मैलेफिक उतना अच्छा। 10th हाउस एक्वेरियस राशि आपकी डिजायर्स है, आपकी सक्सेस है, आपकी गेन्स है। ये भी शनि को रिप्रेजेंट करती है। बेसिक चीजें अभी मैंने राशियों के बारे में बताया थोड़ा सा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ अब हम प्लेनेट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारी 12 राशियां, 12 हाउसेस और 9 प्लेनेट। अब हम 9 प्लेनेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुझे इससे पहले आंसर दीजिए कि यहाँ पर ज्योतिष में बिल्कुल न्यू कौन कौन है, बिल्कुल नहीं, जिनको कुछ भी नहीं आता, मतलब इम्पटी है। प्लीज कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिए। ओके। ओके, शालिनी मैम, सरिता मैम, विजय सर, मी आल्सो, अर्चना। ओके। ओके। ओके, चलो, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आपको स्लाइड दिख रही है? मैं कुछ समझाना चाह रहा था, उसके बाद हम स्लाइड पे वापस आएंगे। विजुअल, यस और नो एवरीवन? जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके, देखिए ये ना हाउसेस हमेशा फिक्स रहते हैं। मैंने क्या बोला था? दिस विल बी फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। लेकिन यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं ना, ये ये राशियों के नंबर लिखे होते हैं। 1 से 12 हाउसेस के अंदर यहाँ पहले हाउस में कोई भी नंबर लिखा होगा, मतलब पहले हाउस में वो राशि पड़ी होगी। अभी मैंने 4 नंबर के बारे में बताया था। 4 नंबर कर्क राशि को बताता है। इट इंडिकेट कि पहले हाउस में 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है, मतलब कि फर्स्ट हाउस के अंदर 4 नंबर पड़ा हुआ है। तो 4 के बाद क्या आएगा? 5 आएगा। तो सेकंड हाउस के अंदर 5 आएगा, थर्ड हाउस के अंदर 6 आएगा, फोर्थ हाउस के अंदर 7 आएगा, फिफ्थ हाउस के अंदर 8 आएगा, सिक्स हाउस के अंदर 9 आएगा। इसी प्रकार 12 तक बढ़ेगा। 12 के बाद 13वीं राशि नहीं होती है। 12 के बाद वापस 1 से रिपीट होगा। 1, 2, 3, कोई भी राशि लिखी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि पहला हाउस ये हमेशा फिक्स रहेगा ना, 2, 3 हाउसेस फिक्स रहेंगे। अब इसमें देखो, यहाँ पर 5 नंबर आ गया, कोई भी आ सकता है। यहाँ पर देखो 10 नंबर आ गया। तो हाउसेस के अंदर कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। पहले हाउस में 5 नंबर, मतलब पहले हाउस में लियो राशि पड़ी है। 5 नंबर लियो राशि होता है ना, अभी मैंने बताया था, सिंह राशि। 10 नंबर मकर राशि होता है, तो पहले हाउस के अंदर मकर राशि पड़ी हुई है। उसके बाद 11 नंबर सेकंड हाउस, 12 नंबर थर्ड हाउस, 13 नंबर और 1 नंबर फोर्थ हाउस। तो 1 से लेके 12 हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। उन 1 से लेके 12 हाउसेस के अंदर 1 से लेके 12 1 से लेके 12 राशियां पड़ी हो सकती हैं। राशियां कुछ भी पड़ी हो सकती हैं 1 से लेके 12 तक, किसी भी हाउस के अंदर। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, जो बिल्कुल नए हैं? चलो, अभी ना थोड़ा सा और हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं। ओके, हमारे ना 12 हाउसेस होते हैं, 12 राशियां होती हैं, और 9 प्लेनेट होते हैं। 9 प्लेनेट होते हैं, और हर एक प्लेनेट के जीव कारक और निर्जीव कारक दो चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। सन, सूर्य हमारा राजा है, किंग के समान प्लेनेट है। सूर्य का जीव कारक, सूर्य फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी राइट आई को भी रिप्रेजेंट करता है। ये जीव चीज है जिसके अंदर प्राण है। और निर्जीव चीज क्या है? सूर्य गवर्नमेंट को बताता है, निर्जीव है ना गवर्नमेंट। नेम फेम, जिसको आप टच नहीं कर सकते, केवल देख सकते हो। स्टेटस, अथॉरिटी, ईगो, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीमियम, ब्रांडेड, इम्यूनिटी, ये सब निर्जीव चीजें हैं सूर्य की। क्लियर है? तो किसी भी ग्रह की एक निर्जीव एलिमेंट होता है, सजीव एलिमेंट होता है कि निर्जीव एलिमेंट होता है। क्लियर एवरीवन? आते हैं मून के ऊपर। चंद्रमा, मून, डॉटर, लेफ्ट आई, ये सब सजीव एलिमेंट है, जीव एलिमेंट। अजीव मतलब निर्जीव एलिमेंट। माइंड, ट्रेवल, फास्ट मूविंग, चेंजेस, ब्लेम, लॉसेस, वाटर, मूवमेंट्स, किडनी, ब्यूटी। चंद्रमा इज ए कारक ऑफ चीटिंग, लिख लीजिएगा। भृगु नाड़ी में चंद्रमा को चीटिंग बोला गया है। अब इसकी स्टोरी कुछ और है, टाइम लग जाएगा, स्टोरी समझाएंगे, अभी आप बस याद कर लो, समझ लो। चंद्रमा इज ऑल्सो द कारक ऑफ चीटिंग। क्लियर एवरीवन? कल्याणी मैम, अभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मुझे ये स्लाइड कंप्लीट कर ले दीजिए, लास्ट में आप डाउट पूछिएगा आराम से।
आते हैं मंगल। मंगल का जो जीव कारक है वो यंगर ब्रदर है। फीमेल पत्रिका में मंगल हस्बैंड को बताता है और मेल फ्रेंड्स को बताता है। ये पॉइंट नोट करेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फीमेल पत्रिका में मंगल हस्बैंड को बताता है और मेल फ्रेंड्स को बताता है। मंगल आपका स्टबनेस, एनर्जी, एंगर, डोमिनेंस, एंग्री, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, करेज, मिजरी, टेक्निकल स्किल्स, लैंड, ऑल मशीनरीज मंगल के अंडर में आती है। मशीनरी शनि के अंडर में भी आती है, ये बात याद रखेगा। मंगल चोट चपेट सर्जरी भी बताता है। मरकरी, मरकरी का जीव कारक है यंगर ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मरकरी के अंदर आएगा। रिलेटिव्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ठीक है। इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीच राइटिंग स्किल्स, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस, एजुकेशन, मीडिया, स्किन, स्किन यहाँ जीव के अंदर आएगी। स्कूल और बेनिफिट ये सब मरकरी के अंदर आता है। मरकरी आपका आईक्यू लेवल भी है। आपका जो रिप्लाई करने का तुरंत टेंडेंसी होती है ना, मरकरी के अंदर आती है। क्विकनेस, स्किल्स, मरकरी एक्चुअली। जुपिटर, बीएनएन के अंदर इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बिकॉज जुपिटर को हम लोग नेचुरल जीव कारक बोलते हैं। पूरी यात्रा हमारी जुपिटर के अराउंड घूमने लगती है। जुपिटर में प्राण होते हैं। जुपिटर इज ए जीव कारक। जीव कारक, नेटिव हिमसेल्फ, गुरु, टीचर, इसको जुपिटर बताता है। अगर अजीव की बात करें, विजडम, रिलीजन, रिलीजियस फेथ, आर्टिकल्स, भक्ति, वेदा, स्पिरिचुअलिटी, जितने पिलग्रिमेज, टेम्पल्स, डिग्निटी, प्रेस्टीज, स्पिरिचुअलिटी, रूम, फैट। फैट का कारक भी जुपिटर है। किसी चीज को स्पेस का कारक भी जुपिटर है। बिकॉज जुपिटर क्या बोलता है, जुपिटर एक लार्ज प्लेनेट, स्पेस टेकिंग प्लेनेट है। किसी जगह पे आएगा, स्पेस को गेन कर लेगा। मोटापे का कारक भी जुपिटर है। और पंडिती का कारक भी जुपिटर। देखता होगा कि पंडित लोग बना बैठे रहते हैं, बिकॉज जुपिटर हाई है उनकी कुंडली में ना, जुपिटर बढ़ा हुआ है। कफ एलिमेंट, जुपिटर कफ को रिप्रेजेंट करता है। कफ एलिमेंट बढ़ जाता है तो इंसान मोटा होता है। क्लियर एवरीवन? वीनस, वीनस वाइफ है। किसी भी मेल पत्रिका में वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है। वीनस नेचुरल रिलेशनशिप भी है। किसी भी चार्ट में आपको रिलेशनशिप का एनालिसिस करना है, वीनस और लिब्रा साइन, इन दो चीजों पे नजर डालेंगे। आंख बंद करके बोलो, अगर लिब्रा पीड़ित है, सेवंथ हाउस देखो ना देखो, वीनस देखो ना देखो, अगर लिब्रा साइन चार्ट में पीड़ित दिख रहा है, क्लियर कट प्रॉमिस, मैरिज विल नॉट गॉना सस्टेन। मैरिज में उतार चढ़ाव है इस व्यक्ति के। क्लियर ये पॉइंट? लिब्रा साइन बिकॉज मैरिज को बताता है। फीमेल चार्ट, ओके, फीमेल चार्ट, डॉटर, सिस्टर्स, फीमेल फ्रेंड्स, मनी, लग्जरी, निर्जीव के अंदर मनी, लग्जरी, प्लेजर, वेल्थ, फाइनेंसेस, बैंक, आर्ट, ब्यूटी, स्पर्म, रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, ओवरी, फीमेल के अंदर, मैरिज, ऑल मेटमेस्टिक थिंग्स, पर्सन डिजायर्स, से सब वीनस के अंडर में आती है। जो भी लग्जरी कंफर्ट की चीजें सारी वीनस के अंडर में आएंगी। नाउ सैटर्न, सैटर्न और जुपिटर का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे भृगुनंदी नाड़ी में। द रीजन बिहाइंड कि शनि कर्म के देवताएं, हम इस जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं किसी ना किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं ना, तो वहां पर शनि का रोल हमेशा आएगा। अगर हम अध्यात्म में भी चरम पे जाना चाहते हैं, ईश्वर को भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वहां पर ध्यान पूजा का कर्म करना पड़ता है कि नहीं करता है? तो इस कलयुग में, इस जीवन में कर्म का जो रूलर है दैट इज शनि। शनि, शनि की अगर मैं बात करूं, जीव कारक, एल्डर ब्रदर्स, ओल्ड एंड डिसिप्लिन मैन, थर्ड हस्बैंड कुंडली में। अच्छा देखिए, शनि तीसरे हस्बैंड को बताता है। ठीक है, हमारे चार्ट के अंदर किसी फीमेल पत्रिका में मार्स फर्स्ट हस्बैंड होता है इन बीएनएन, जुपिटर सेकंड, शनि थर्ड। अब चौथे का तो अब पता नहीं, चौथे भी शादी करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन हाँ, तीन हस्बैंड के बारे में मैंने बता दिया। निर्जीव के अंदर कर्म कारक, प्रोफेशन, अगर किसी के प्रोफेशन को देखना है,
सिर्फ और सिर्फ शनि की पोजिशनिंग, सिर्फ और सिर्फ शनि की पोजिशनिंग ये बता देगी कि इंसान के कर्मा कैसे होंगे और इंसान किस डायरेक्शन में कर्म करेगा। कैरियर, डिले, ऑब्स्टिकल, स्लोनेस, लेजीनेस, लेथार्जी, ओल्ड एजेस, लॉन्जिविटी, कोल्ड कफ शनि के द्वारा बताया जाता है। क्लियर? राहु केतु राहु के जीव कारक के अंदर पैटर्नल ग्रांड, दादा दादी को राहु रिप्रेजेंट करता है। आजीव कारक के अंदर अटैचमेंट, न्यू बिगिनिंग्स, राहु जल्दबाज है, तुरंत शुरुआत करता है, न्यू बिगिनिंग्स, इंडिविजुअल थिंग्स, मोबाइल नेटवर्क, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसीज, अननोन थिंग्स, ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज सब राहु के अंदर आती है। एमएनसीज, ऑनलाइन प्रॉब्लम्स, काल, ब्लॉक्ड, वुड एक्सपेंशन सब राहु के अंदर में आता है। लास्ट इस केतु। केतु ना मैटरनल ग्रांट, नाना नानी को बताता है। जीव के अंदर डिटैचमेंट, जीव के अंदर डिटैचमेंट, इंट, नैरो, नर्व, हेयर, पाइप्स जितनी भी पतली और लंबी चीजें होती है ना, वो केतु के अंदर आती है। समझ लीजिए जितना भी पतला और लंबा चीज है वो केतु के अंदर आएगा। इवन पेड़ की जड़ें भी केतु के अंदर आएंगी, क्योंकि वो पतला और लंबा है ना। वायर्स भी केतु के अंदर आएंगे। हनुमान जी की पूंछ भी केतु है। राइट एवरीवन? और केतु नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हनुमान जी की पूंछ कभी समाप्त नहीं होती थी ना, आपने सुना था ना। तो केतु आदि और अनंत है। केतु शिव की जटाएं हैं। अ, राइट एवरीवन? सर अनामिका जी पूछ रही है कि ना बोन्स किस में आता है बोन सूर्य, ज्वाइंट शनि। और नर्व्स। अभी क्लास कंप्लीट कर ले मैम, फिर उसके बाद नहीं तो लेट हो जी जी। जाएगा। नहीं, बाकी ये एक्चुअली सब तो मैसेज कर रहे हैं लोग। अच्छा अच्छा, मैं अभी बताऊंगा, सबको डाउट लूंगा, डोंट वरी। ठीक है। केतु 3 की पॉसिबिलिटीज बताता है। केतु ज्योतिष है। केतु जो चीजें दिखती नहीं है वो केतु के अंदर में आती हैं। राइट? अभी ना ये 9 प्लैनेट पढ़ लिए हमने, 12 हाउसेस पढ़ लिए, 12 राशियां पढ़ ली। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बीएनएन से जिससे प्रोडक्शन निकल के आता है। आज की बेसिक क्लास में आपको मैं कुछ प्रोडक्शन करने की टेक्निक सिखा दूंगा। बाकी हम लोग डिविजनल चार्ट का कैसे यूज करते हैं बीएनएन में, वैदिक को कैसे मर्ज करते हैं, वो क्लास के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी देखिए क्या होता है। मैंने आपको बताया था 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फादर। राइट एवरीवन? 9th हाउस इज द हाउस ऑफ डीएनए। इसके कारण आपकी उत्पत्ति हुई है, और यहां से आपका बच्चा आएगा। क्लियर है एवरीवन? यस। अगर आप वैदिक ज्योतिष जानते हैं तो 1 5 9 को त्रिकोणीय स्थान बोला जाता है और बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उसको। और अगर आप लाल किताब ज्योतिष जानते हैं तो बुनियाद की जड़ बोली जाती है। अपने से नवम भाव को बुनियाद की जड़ बोलते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ रखे हैं यहाँ पर, लाल यस सर। किताबिस्ट बहुत सारे हैं। तो ये चीज देखिए नाई, ये आया कहाँ से। और ये सब चीजें ना नाड़ी ज्योतिष में भी काफी पार्ट वैदिक ज्योतिष से उठाया गया है। और वैदिक ज्योतिष के अंदर ट्राइन का जिक्र हो चुका है ऑलरेडी। जिसने पढ़ा है मेरे से वैदिक उसको पता होगा ट्राइन कैसे बनते हैं। इस हाउस की एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है और इस हाउस की एनर्जी इसमें ट्रांसफर होती है। और नाना का दादा और नाना क्या है, दादा और आपके पोते के बीच में ज्यादा लगाव होता है। आपको कम प्यार करेंगे, आपको आपके पोते को ज्यादा प्यार करते हैं। तो 5th हाउस और 9th हाउस का भी इस प्रकार आपस में कनेक्शन होता है। राइट एवरीवन? मैंने क्या बोला? 9th हाउस की एनर्जी पहले हाउस में ट्रांसफर होती है, पहले हाउस की एनर्जी 5th हाउस में ट्रांसफर होती है। इट मीन्स कि 1 5 9 का आपस में कनेक्शन होता है। 1 5 9 हाउसेस। दिस इज कॉल्ड फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट धर्म त्रिकोणीय राशियां हैं। फ्लैग बियरिंग, ये फ्लैग को बियर करती हैं, धर्म को बियर करती हैं, क्षत्रिय राशियों के अंदर आती हैं। क्लियर एवरीवन? अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब मात्र इतना सा है कि अगर एग्जाम्पल के लिए मार्स यहां पर बैठा हो, शनि यहां पर बैठा हो और केतु यहां पर बैठा हो, तो इसे हम एक कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। क्योंकि मंगल शनि को एनर्जी दे रहा है, शनि मंगल को दे रहा है, केतु शनि को दे रहा है, ये आपस में कनेक्टेड माने जाएंगे। मतलब मार्स प्लस शनि प्लस केतु के कॉम्बिनेशन को हम ट्रीट करेंगे ऐसे। ठीक है?
इसको हम कैसे रीड करेंगे कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। राइट एवरीवन? एवरीवन समझ में आया ये पॉइंट कि एनर्जी आपस में शिफ्ट हो रही है, तो इससे हम कॉम्बिनेशन की तरफ रीड करेंगे। अब देखो ये फ्लैग बियरिंग राशि होती है, फायर एलिमेंट की राशि होती है, धर्म त्रिकोण को बताती है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस। देखो, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, एक से पांच, पांच से पांच, ये भी एक, ये पांच पांच स्थान दूर में है। जैसे एक पांच नौ पांच पांच स्थान दूर है, ये भी पांच पांच स्थान दूर है। ये शुद्र एलिमेंट हैं, शुद्र त्रिकोणीय राशियां हैं, अर्थ त्रिकोणीय राशियां हैं, फाइनेंस की राशियां हैं। सेकंड हाउस फाइनेंस को बताता है, दसवां घर कार्य क्षेत्र को बताता है, छठा घर सर्विसेज को बताता है। फाइनेंस कब आएगा? जब हम कार्य करेंगे, सर्विसेज करेंगे तो फाइनेंस आएगा। दो छह अर्थ, अर्थ त्रिकोण धन की राशियां हैं, ठीक है, अर्थ एलिमेंट। इसी प्रकार 3 नंबर, 7 नंबर और 2 6 10 वैश्य राशियां होती हैं, बनिया वाली राशियां होती हैं, पैसे वाली राशियां होती हैं। 3 7 3 7 11, इन राशियों को हम बोलते हैं शूद्र की राशियां, जिसका कोई ईमान नहीं होता। और मिथुन राशि और कन्या राशि, सॉरी, तुला राशि और कुंभ राशि, 3 7 11, इन तीनों के अंदर ह्यूमन का सिंबल है। अगर राशियों को देखोगे तो इन तीनों राशियों के अंदर ह्यूमन का सिंबल बना होता है, राइट। और इंसान का ईमान नहीं होता है, ये सच बात है, ठीक है। उसको सब चीजें आज चाहिए, तो इसलिए शूद्र की राशियां होती हैं। सारी की चीजें आज चाहिए, आज के आज मुझे मिल जाए, उसको पेशेंस नहीं होता है। तो 3 7 11 शूद्र राशियां होती है, काम त्रिकोण की राशियां होती हैं। यहां पर बैठे प्लेनेट आपस में कनेक्टेड माने जाते हैं। नाउ जंप इनटू द 4 8 एंड 12। ये ये वाटर एलिमेंट होती है, ब्राह्मण राशियां होती है, मोक्ष त्रिकोण की राशियां होती हैं। इनका काम पर्पस ये होता है कि मैं कुछ आज ऐसा करके जाऊं कि मेरे जाने के बाद इस समाज को कुछ फायदा हो। 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण राशियां, इमोशनल राशियां, वाटर एलिमेंट। क्लियर है? ये समझ में आया कि कोई प्लेनेट अगर यहां पर बैठा है, यहां पर बैठा है, तो ये आपस में एक कंजक्शन की तरह माने जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम प्रिडिक्शन सीखते हैं थोड़ा बहुत। जी क्लियर सर। एवरीवन? जी सर। सभी को? 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, ये चार त्रिकोण बनते हैं। 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12। क्लियर? नाउ अब हम ना एक दो प्रोडक्शन सीखते हैं, उसके बाद हम डाउट लेंगे। राइट एवरीवन? एक से दो प्रोडक्शन, मैम अगर कुछ शेयर करना हो तो शेयर कर दो, अदरवाइज मैं जी प्रोडक्शन पे। ना सर, मेरे को शेयर करना है एक ना सर। इसके बाद हम प्रोडक्शन सीखेंगे कि कुंडली को कैसे रीड करते हैं बीएनएन के द्वारा। सर आप ये, आपका ये हटो। हाँ जी प्लीज। सर का भी है ना न्यू कोर्स आ रहा है, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और ये भृगुनंदी नाड़ी का ही कोर्स है, और साथ में नाड़ी सूत्रास का है। सर आप इसको बताएंगे कि मैं बताऊं पूरा? मैं ही बता देता हूँ से। जी सर। ये जो कोर्स आ रहा है सर का, ये 23 तारीख से स्टार्ट होने वाला है सर, सोमवार से। और इसका ना, ओ महादेव। जी सर, कंप्लीट भृगुनंदी नाड़ी कोर्स है। आपको फिर और जगह माने भृगुनंदी नाड़ी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम सिंपल वे में सर सिखाने वाले मैम हैं स्लाइड आगे करिए प्लीज। ना। हाँ जी सर, कर दीजिए। जी सर। सर देखिए, ये जो नाड़ी टॉपिक्स। ज्योतिष है मेरे, इसकी जानकारी एक कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी होता है, जो श्री राहुल कौशिक जी ने, वो मेरे गुरु हैं। तो उनके थ्रू मैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी आपको सिखाऊंगा, नाड़ी ज्योतिष भी सिखाऊंगा। और साथ ही साथ उसको हम अपने बोले तो वैदिक के साथ कैसे मर्ज करके अपने एक्यूरेसी को कैसे टॉप नॉच तक लेके जा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। तो इस कोर्स के अंदर व्हाट इज नाड़ी ज्योति, डिफरेंस बिटवीन पराशरी नाड़ी, जैमिनी लाल किताब, ओरिजिन ओरिजिन ऑफ महर्षि, कहाँ से ओरिजिनेट होकर आई है,
चंद्र कला नाड़ी जो साउथ इंडिया की नाड़ी ज्योतिष के सिस्टम है, जिसके अंदर शुक्र नाड़ी आती है, भृगु नाड़ी आती है, भृगु ज्योतिष आती है, उसके बारे में भी हम विचार करेंगे इसके ऊपर। आगे बढ़िए मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ डिग्री एंड कंजंक्शन, प्लैनेट का कंजंक्शन किस प्रकार रिजल्ट देता है, प्लैनेट की डिग्री किस प्रकार रिजल्ट देती है। यस, पीडीएफ मिलेगी मैम अभी। एक मिनट रुकिए मैम प्लीज। कोर कोर प्रिंसिपल ऑफ बीएनएन, बीएनएन में कि किस प्रकार बीएनएन काम करता है। प्लैनेट्स को कैसे कनेक्ट करें, एक प्लैनेट से हम किसी भी एक प्लैनेट से पूरी कुंडली को बोल सकते हैं, उस प्लैनेट के बारे में पूरी जानकारी बोल सकते हैं, उसकी यात्रा कैसे रहेगी कि इस साल आपके लाइफ में क्या इवेंट होगा। एग्जाम्पल के लिए वीनस इज ए कारका ऑफ वाइफ, तो इस साल आपकी वाइफ क्या करेगी, वो हम बीएनएन के अंदर यात्रा उसकी देखेंगे। आगे बढ़ाइए मैं। राशियों ये सारे प्लैनेट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी डिटेल्स के साथ। आज तो बहुत जल्दी हुआ है, आगे बढ़ाइए। डिग्री बेस एनालिसिस, डिग्री बेस एनालिसिस मतलब कि किस प्लैनेट की डिग्री कितनी है, वो आपके लगन डिग्री से कितना क्लोज है, कितना दूर है, उसके बिहाफ पे हम प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। आगे बढ़ाइए। एक्सॉल्टेशन प्लैनेट क्या होते हैं, डेबिलिटेशन क्या होता है, व्हाट इज द कंबस्ट प्लैनेट इन बीएनएन में कैसे रीड किया जाता है, रेट्रोग्रेशन प्लैनेट कैसे रीड किया जाता है, रोल ऑफ नक्षत्र इन बीएनएन, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रोफेशंस, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, जो हमारे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, सडन जो इवेंट्स घटते हैं उसके वो कैसे देखे जाए। चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं इंसान के। चाइल्ड बर्थ रहता है, करियर रहता है, मैरिज रहता है, फाइनेंस रहता है, हेल्थ रहता है, और उसके बाद कोई रेयर होता है जो अपने माता पिता की हेल्थ के लिए पूछने आता है, वो सब सिखाऊंगा मैं। कनेक्शन को कैसे रीड किया जाए, जैसे वीनस मार्स का कनेक्शन है, तो ये D1 चार्ट में है क्या, ये रिपीट हो रहा है, D9 चार्ट, D10 चार्ट, D60 चार्ट में क्या रिपीटिशन ऑफ द चार्ट में इसका कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। राहु कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, सारी चीजें कनेक्शन के बारे में हम लोग पता करेंगे, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, सब कुछ। आगे बढ़ाइए मैम प्लीज। कैरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के टाइम पे इतने सारे कैरियर हो गए और हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कैरियर क्या होगा, किस तरीके से होगा। बहुत टिपिकल टॉपिक है आज के ज्योतिष का, सबसे टिपिकल टॉपिक है कैरियर प्रोडिक्शन देना। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे D10 चार्ट का यूज करके अपने बीएनएन के साथ करियर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ाइए मैं। जुपिटर का प्रोग्रेशन, शनि का प्रोग्रेशन, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ाइए। दशा, दशा को बीएनएन में कैसे मर्ज करें, जो वैदिक की दशाएं होती हैं उनको बीएनएन में कैसे मर्ज करें, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ट्रांजिट, D1 चार्ट के साथ साथ D9 चार्ट में, नौमांश चार्ट के अंदर ट्रांजिट को कैसे अप्लाई करें, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्टिवेशन टेक्निक्स ऑफ प्लैनेट्स, एक्टिवेशन टेक्निक ऑफ ट्रांजिट, टाइमिंग ऑफ द इवेंट, ट्रांजिट के द्वारा टाइमिंग कैसे इवेंट को हो, ट्रांजिट के द्वारा कोई इवेंट कब होगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ाइए। एडवांस बीएनएन कॉन्सेप्ट है, जैसे 3 से 4 प्लेनेट आपस में एक साथ कनेक्शन बना के बैठे तो क्या रिजल्ट देगा भाई, क्या उसका कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, पास्ट लाइफ की हमारी यात्रा क्या थी और इस जीवन की यात्रा क्या है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट बर्थ की यात्रा क्या होगी वो भी हम लोग सीखेंगे। स्पिरिचुअलिटी, योगा, सडन डाउनफॉल, पास्ट लाइफ यात्रा, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ाइए मैं। केस स्टडीज लाइक मैरिज, डिवोर्स, फॉरेन सेटलमेंट, पॉलिटिकल राइट्स, स्पिरिचुअल, सारी जो चीजें होती हैं, फिल्म एक्टर वॉट एवर, सब कुछ हम सीखेंगे। ओके आगे बढ़ाइए, ये तो सब वही है पुरानी चीजें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ इस टॉपिक का, बेसिक ऑफ बीसीपी, भृगु चक्र पद्धति के मैं कुछ बेसिक सूत्रास आपके साथ शेयर करूंगा। बीसीपी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बीसीपी और बीएसपी, ये चंद्रकला नाड़ी के सूत्रास होते हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ सूत्र शेयर करूंगा। D9 चार्ट, D10 चार्ट, D7 चार्ट, D60 चार्ट, धृति चार्ट, इन सबको मर्ज करके अपनी एक्यूरेसी को कैसे टॉप नॉच पे लेके जाए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चंद्रकला नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी क्या बोलती है कि एग्जाम्पल के लिए यूजली हम लोग अगर जिसको वैदिक पता होगा वो ये सोचता हो कि जब जुपिटर का गोचर 1, 5, 9 में जाएगा
या फिर 11th हाउस में जाएगा, 3rd हाउस में जाएगा तो मैरिज कराता है, 7th हाउस में जाएगा मैरिज कराता है। बट सम टाइम जुपिटर छठे भाव में भी जाके मैरिज करा देता है। द रीजन बिहाइंड इट, हम वो चंद्रकला नाड़ी से सीखते हैं कि 7th का लॉर्ड D9 चार्ट में किस राशि में बैठा है, उस राशि के ऊपर गोचर मैरिज करा देता है। हमारे पार्टनर का नाम किस लेटर से हो सकता है, किस डायरेक्शन से आएगा, उन सब के बारे में एक यूनिक जानकारी हम लोग सीखेंगे। और मैं डेथ के बारे में तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ एक सर्टन आइडिया दे दूंगा कि किस समय इंसान की मृत्यु होती है और किस समय परिवार में घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो कोर्ट केसेस हो गए, जो मेजर इश्यूज होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इतने लोग आए हैं तो दिस इज फ्री फ्रॉम माय साइड कि काल चक्र दशा इसमें है नहीं, लिखी नहीं है, का बेसिक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा। काल चक्र दशा यूजली हम लोग विंशोत्तरी दशा 120 साल की पढ़ते हैं, बट काल चक्र दशा इज द ओनली दशा जो 800 साल की है। भगवान शिव का और माँ पार्वती के प्रति कन्वर्सेशन हुआ, जिसमें काल चक्र दशा का वर्णन मिला था कि इंसान की पूर्व जन्म की यात्रा कैसी थी और इंसान की आने वाले जन्म की यात्रा कैसी होगी, वो काल चक्र दशा के अंदर होता है। और काल चक्र दशा से इंसान के प्रतिदिन का इवेंट भी आप ट्रिगर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका टाइम बर्थ बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। तो आई विल गिव सब हिंट जिससे आप अपने BTR बर्थ टाइम को भी रेक्टिफाई कर सकते हो। ओके, और कुछ है मैम? थैंक थैंक यू। इसके बाद अभी हम लोग ना वो सर पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ हाँ जस्ट जी मैं प्लीज। इसके बारे में बता देती हूँ, इसके कोर्स का ना पूरा और क्या 15 से 20 दिन ही कोर्स चलेगा मिनिमम, उसके बाद मुझे नहीं पता कितना खींचेगा, लेकिन 15-20 दिन तो चलेगा ही चलेगा। है। ये जो कोर्स है, दिखाई दे रहा है सर? हाँ जी। हाँ, 15 डेज का ये एक्सक्लूसिव कोर्स है जिसमें BNN और नाड़ी सूत्रास तो पढ़ा रहे हैं। अभी सर ने वो भी बताया कि भाई मेरी तरफ से बोनस है आप सबको कि काल सूत्रास के बारे में भी आपको बताएंगे सर कि कैसे आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं कि काल सूत्र काल काल चक्र दशा। हाँ काल चक्र दशा कैसे होती है। ये कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है 23 फरवरी से, सोमवार के दिन शाम को 5 बजे। सर 5 बजे नहीं, आई थिंक तो 7 बजे का है ना सर? ठीक है, देखते हैं साथ दे हाँ, कर लो। देखते हैं इसका कैसे क्या। हम्म। और टाइमिंग आप बाद में हम कर लेंगे। 23 तारीख से, पर मंडे से ये स्टार्ट हो रही है ये कोर्स। और इसका बहुत माने ये आप देखा जाए तो इसका कोर्स का बहुत प्राइस है, 21,000। बहुत बहुत जगह तो और भी ज्यादा लेते हैं, पर सर ने बहुत मिनिमम रखा हुआ है प्राइस इसका, 5100। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फोन पे, गूगल पे और पेटीएम आप 1952937303 पे आप कीजिएगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी 9152937303 पे आप कीजिएगा। सर का नाम तो रौनक मिश्रा सर आप सब भी जानते हैं। और अगर किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कुछ और डिटेल चाहिए तो प्लीज कॉल करके आप बात कर सकते हैं। मैम 5 बजे सबकी डिमांड है, तो पाँच 5 बजे बजे है, ओके सर, फिर डन। तो डन, ये 5 बजे का ही टाइमिंग है। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर हाँ देता इसका हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग जो न्यू स्टूडेंट है। बाकी का हमारे स्टूडेंट और जिनके पास में, उनके पास में तो सब डिटेल्स है ही कैसे क्या करना है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बेझिझक फोन पे बात कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। प्लस साथ में आपको बताऊंगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ई सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। और अभी हमारा और एक सिस्टम चल रहा है कि आपको ये रिकॉर्डिंग में लाइफ टाइम मिलने वाली है, ताकि आपको ना ये तकलीफ नहीं हो सके कि भाई मेरे पास में 1 साल के लिए रिकॉर्डिंग रहे या किसी के लिए है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कहा था, तो मैंने कि चलो अगर आपके देखिए स्टूडेंट यहाँ की पर खुशी भी हमारी खुशी है। दोनों टाइम में डिफिकल्टीज आ रही, कुछ लोग बोल रहे हैं 7 बजे, तो उसके हिसाब से हम लोग ना टाइम डिसाइड कर लेंगे, कोई जी सर। ऐसा टाइम लेंगे कि जिससे दोनों लोग कर सकें। ठीक है, अभी जैसे हम ना हाँ, क्लास पे आते हैं। जिनको भी एक क्लास ज्वाइन करना है तो आप बेझिझक कर लीजिए, आपके पास में 2 दिन है, 2 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। और सर, हाँ जी, कंटिन्यू करें मैम। हाँ यस यस सर। ओके। देखिए अब हम थोड़ा सा रीड करने का विचार करते हैं कि चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। इस चार्ट में सबसे पहले हम मैरिज के ऊपर चर्चा करेंगे, तो मैं एक से दो सूत्र आपको एडिशनली अभी दे रहा हूँ। पहला सूत्र यह है कि रेट्रोगेशन
ठीक है। कल्याण जी, ये कोर्स अभी कंप्लीट हो जाने दो सरकार, उसके बाद में फिर से मैं रिपीट कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। 15 डेज का सर रेट्रोगेट ने बोला हुआ है, पर 15 डेज से ज्यादा ही रहने वाला है। पर अभी सर पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने दीजिए, बाद में मैं आपसे बात करूंगी। ठीक है। रेट्रोग्रेशन मतलब होता है रिपीटिशंस। और कोई भी प्लान रेट्रोगेट होता है मतलब वो बार बार रिपीटिशन में जाएगा। और रिपीटिशन में क्यों जाएगा? इट इंडिकेट कि पास्ट लाइफ में आपने उस प्लेनेट से रिलेटेड कारकत्व का मिस यूज किया है, पहला चीज है। ठीक है। इसलिए इस जीवन में वो प्लेनेट आपको रेट्रोगेट मिला है। और रेट्रोगेट प्लेनेट कभी भी एक बार में सफलता नहीं देता है। ये पहला पॉइंट है। अभी हम आते हैं, अब इस चार्ट को आपको बहुत बेसिक तरीके से रीड करना सिखा रहा हूँ। यहां पर देखिए, ये 7 नंबर है ना, और ये 8 नंबर है। केवल अभी मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। 8 नंबर में शनि लिखा हुआ है, 8 नंबर में शनि है, 5th हाउस के अंदर। अच्छा, मैंने अभी बोला था कि शनि रिप्रेजेंट कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र ना। राइट एवरीवन, मैंने अभी बताया था शनि कर्म के देवता है। और शनि स्कॉर्पियो साइन के अंदर लिखा हुआ है। स्कॉर्पियो साइन डेथ को बताती है, इंड को बताती है। मैंने 8वें घर की एनर्जी होती है ना स्कॉर्पियो के अंदर, 8वें घर की एनर्जी है। तो पहला प्रोडक्शन, ये व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा काम होगा जिसके थ्रू इंसान को अपना एक बार कर्म छोड़ना पड़ेगा। मतलब इंड होगा, एक बार कर्म है, और निश्चित तौर पे होगा। स्कॉर्पियो के अंदर जो भी प्लेनेट बैठेगा उसका कर्मा एक बार इंड होना तय है। ठीक है। और इस व्यक्ति के जीवन में 8th हाउस की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती। इस व्यक्ति के जीवन में करियर की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और 5th हाउस इज द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। और इसमें जोड़ो चाइल्ड प्लस 8th हाउस की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्लस शनि कर्मा। चाइल्ड की वजह से कर्मों में इसके ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दिस इज द एग्जैक्ट प्रिडिक्शन केवल एक प्लेनेट का। क्लियर माई पॉइंट, आप समझे? स्कॉर्पियो साइन ट्रांसफॉर्मेशन इंड को बताता है, शनि कर्म को बताता है। राइट एवरीवन। और 5th हाउस चाइल्ड, तीनों को जोड़ दोगे तो बच्चे की वजह से इस व्यक्ति के जीवन में करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आना तय है। अभी हम ना एक पॉइंट ये समझे। और दूसरा देखिए, शनि यहाँ पर ऐसे है, शनि इसके आगे ये दो ब्लैकेट बने हुए, मतलब शनि रेट्रो है यहाँ पर इस चार्ट के अंदर। राइट। शनि 7वें घर का स्वामी है, यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, 8वें घर का स्वामी है। ठीक है। 7 नंबर और 8 नंबर का स्वामी है। 7 नंबर मैरिज को बताता है। राइट एवरीवन। तो मैरिज का कर्मा क्या एक बार में चलेगा? इस व्यक्ति को मैरिज के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेट्रोगेशन। जिस भी हाउस का वो लॉर्ड होगा ना, शनि जैसे यहां पर 7वें का स्वामी है, रेट्रोगेट बैठा हुआ है, तो इस व्यक्ति को 7वें हाउस की चीजों को पाने के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। क्लियर प्रॉमिस है कि नहीं है? यस, समझे आप बात को कैसे कैच करना है? 7th हाउस मतलब मैरिज, उसका स्वामी रेट्रोगेट, मतलब इस व्यक्ति को मैरिज के लिए बार बार प्रयास करना पड़ेगा। राइट एवरीवन। अभी हम आते हैं एक चीज, ये हमने नॉर्मल वैदिक से बताया, ठीक। अब इसको बीएनएन से कंफर्म करता हूं आपको। देखिएगा कैसे होती है बीएनएन से कंफर्म चीजें। एक सेकेंड, इसको मिटा दे। वीनस इज ए कारक ऑफ वाइफ। वीनस वाइफ का कारक होता है। इसकी वाइफ का नेचर जानना है हमको, सब कुछ जानना है, मुझे कुछ नहीं देखना। और यहां पर देखो मैंने क्या बोला था, लिब्रा साइन अगर पीड़ित है, यहां पर देखो लिब्रा साइन में केतु बैठा हुआ है पीड़ित, तो मैरिज तो वैसे ही डिस्टर्ब है। अभी हम आते हैं ना इसकी वाइफ के बारे में चर्चा करते हैं। वीनस इज ए कारक ऑफ वाइफ। क्लियर। और मैंने बोला था ये आपस में ट्राइन का एनर्जी कनेक्शन बनता है। तो वीनस के साथ किसकी एनर्जी आ रही है? मंगल की एनर्जी आ रही है और राहु की एनर्जी आ रही है वीनस के ऊपर। ट्राइन से कनेक्शन में इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, वीनस प्लस राहु प्लस मार्स का कनेक्शन है। ऐसे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? यस। ओके। अभी देखो, वीनस बैठा है सूर्य की राशि में। सूर्य का नेचर कैसा होता है? ईगो वाला। तो वीनस कैसा हो गया? ईगो वाली वाइफ। पहला ही हमें समझ में आ गया।
दूसरी चीज है मंगल राहु एक्सट्रीम गुस्सा, मंगल राहु लड़ाई झगड़ा, मैलेफिक, हाथापाई करना, मारपीट करना। वीनस के अंदर आ गया। वीनस क्या है? वाइफ। इसकी वाइफ इसको टॉर्चर करती है, ईगो और गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है। क्लियर कट प्रॉमिस। यस और नो? आपने कैच किया कैसे मैंने बताया? वीनस बैठा है लियो राशि में, लियो मतलब सूर्य वाला ईगो वाला नेचर है, और मंगल राहु की एनर्जी लेके बैठा है ट्राइन से। क्लियर? ये प्रॉमिस हो गया। अब हम वीनस की यात्रा देखेंगे। वीनस की यात्रा कैसी रहती है? वीनस की यात्रा कैसी रहती है? वीनस की यात्रा ऐसी रहेगी। हर एक प्लेनेट की यात्रा मतलब अभी ये वीनस लियो साइन में तो आगे जाके ये वर्गो में मिलेगा, फिर लिब्रा में जाएगा, फिर स्कॉर्पियो में जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज यात्रा रहती है, अनटिल और अनलेस वो प्लेनेट रेट्रो नहीं है तो। वीनस आगे जाएगा चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा इज ए कारक ऑफ चेंजेस, मूवमेंट्स, उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, चीटिंग। और वीनस कौन है? वाइफ। वाइफ करेगा चीटिंग। पहला पॉइंट क्लियर। उसके बाद इसको मिलेगा केतु। केतु इज ए कारक ऑफ वीनन के अंदर, या केतु को हम लोग कट का कारक बोलते हैं, सीजर बताते हैं वीनन, सीजर। तो सीजर क्या करेगा? रिलेशनशिप की जो मधुरता थी उसको और कट करेगा। यस और नो? उसके बाद मिलता है शनि। यात्रा में देखो क्या मिल रहा है, शनि क्या है? आइसोलेशन, डार्कनेस, पेन, सफरिंग्स। उसके बाद फिर मिलता है मंगल। इस वीनस की यात्रा में मंगल लड़ाई झगड़े, ठीक है, चोट चपेट। वीनस को यात्रा में कोई शुभ प्लेनेट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। तो भैया रिलेशनशिप और उसकी वाइफ कैसी रहेगी? इसकी यात्रा कैसी है? रिलेशनशिप की यात्रा कैसी है? इसकी वाइफ की यात्रा कैसी है? टॉर्चर, लड़ाई झगड़ा, चीटिंग इन्वॉल्व, सब कुछ नजर आ रहा है कि नहीं रख रहा है? और उल्टा मारती भी है इसको। वीनस के ऊपर मंगल राहु की एनर्जी है। एक तो नीम ऊपर से, क्या कहते हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाला हिसाब है इस चार्ट के अंदर। दिखा आप सभी को? वीनस इज ए वाइफ, उसकी यात्रा में मिलता है चंद्रमा, चंद्रमा इज चीटिंग, उसकी यात्रा फिर अगेन मिलता है केतु, फिर शनि, फिर मिलता है मंगल। वीनस को कोई शुभ प्लेनेट मिला? मरकरी मिला। मरकरी को तो पीछे छोड़ के आ गया है ना। शादी से पहले, लव मैरिज शादी है, शादी से पहले बहुत प्यार मोहब्बत और बढ़िया बढ़िया बातें होती थी, मरकरी था पीछे। वीनस कहाँ को क्रॉस किया होगा? मरकरी को क्रॉस किया होगा ना। मरकरी प्यार भरी बातें, कम्युनिकेशंस। लेकिन शादी के बाद क्या हो गया? बवाल। अब प्रिडिक्शन करना समझे किस प्रकार से हम प्रिडिक्ट करते हैं किसी चार्ट को। कोई भी प्लेनेट को हम लेंगे ना, बाकी सारे प्लेनेट को रोक देंगे। जैसे हमने वीनस को चलाया, सबको रोक दिया। वीनस को आगे मून से मिला दिया, केतु से मिला दिया, शनि से मिला दिया, मंगल से मिला दिया। क्लियर है? वीनस को आगे मून, केतु, शनि, मार्स। इस यात्रा में वीनस को क्या मिला? वीनस को मिला पेन, मिला वीनस को, मिला सर्जरी मिली वीनस को, मिला डिस्प्यूट, गुस्सा, एनर्जी, एग्रेशन। कोई शुभ प्लेनेट मिला वीनस को? नहीं मिला। राइट एवरीवन? क्लियर हुआ? तो मैरिज का प्रिडिक्शन करना सीखे। एक और प्रिडिक्शन देखते हैं। क्या ये मतलब ये मैरिज जो है, डाइवोर्स होगा या क्या होगा, किस कारण होगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलो, इसके लिए ना हम थोड़ा सा D9 के ऊपर नजर मारेंगे। अभी हम बेसिक बेसिक चीजें बता रहे हैं। नौमांश चार्ट ये हमारी ना केवल मैरिज और धर्म को बताता है, मैरिज और धर्म को चार्ट बताता है, ठीक है। नौमांश चार्ट में वीनस की पोजीशनिंग देख लो। वीनस बैठा हुआ है वर्गो साइन में, तो ये मार बंदा सही खाता है। द रीजन बिहाइंड इट, वर्गो साइन ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ड्युअल नेचर। और वीनस इज ए कारका ऑफ रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी। तो ये बंदा दो जगह चलाएगा चक्कर तो मार खाएगा वाइफ से। तो वीनस नौमांश में वर्गो साइन में बैठा हुआ है। एक्चुअल वीनस क्या है? वर्गो वाला है, ठीक है। और यहां पर देखो, सेवेंथ जो ये छठा भाव होता है डाइवोर्स का होता है। छठे भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 10 नंबर, मतलब शनि की एनर्जी। क्या शनि का कनेक्शन सात वीनस के ऊपर या लगन से या सेवंथ हाउस से बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, इस समय डायरेक्ट नहीं बन रहा है ना। शनि क्या सेवंथ हाउस को देख रहा है, लगन को देख रहा है, वीनस को देख रहा है? नहीं देख रहा है। वीनस को देख रहा है, देख रहा है निश्चित। शनि की 10वीं दृष्टि है, वीनस को देख रही है। उतना मैं अभी डीप नहीं जा रहा हूँ। लेकिन डायरेक्ट लगन और सेवंथ हाउस से नहीं बन रहा है ना। 12वें घर का कनेक्शन क्या डायरेक्ट फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस से बन रहा है? नहीं बन रहा है। 8वें घर का कनेक्शन क्या फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस से बन रहा है? नहीं बन रहा है।
जिंदगी ऐसी चलने वाली है, लड़ाई होगी, पेन रहेगा, लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। अब देखो, यूजली हम बीएनएन में पढ़ते हैं वीनस की यात्रा में केतु मिल जाए तो डाइवोर्स करा देता है। लेकिन अगर आप डिविजनल चार्ट का यूज करोगे तो सबके चार्ट के अंदर डाइवोर्स नहीं होता है, नहीं होता है। वो हमें कैसे पता चलता है? उसके लिए हमें D9 चार्ट, D60 चार्ट, उन सब का भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैं आपको बता दूं स्पेशली कौन कौन चार्ट बताऊंगा। D1 चार्ट, D9 चार्ट, समहाउ D3 चार्ट, D60 चार्ट, डी ट्वेल्व चार्ट वो होता है जब आप अपने माँ बाप के पेट में आए तो उस समय माँ बाप के क्या संस्कार आपको प्राप्त हुए, और आपके माँ बाप का ये चार्ट है और आपके माँ बाप के संस्कार का चार्ट है। D10 चार्ट आपका कर्म का चार्ट है। इन सबको मर्ज करके प्रोडक्शन कैसे दिया जाएगा इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। अब किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ाया है बिकॉज समय कम था। यस, उष्मा मैम बताइए, कहाँ गए उष्मा मैम? जी ट्विन सर। कुंडली, ट्विन कुंडली के लिए D60 चार्ट का यूज करते हैं, 2 मिनट में बदल जाता है D60 चार्ट। अगर किसी का डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं डाउट प्लीज। हाँ जी ऋतु मैम बताइए प्लीज। एक मिनट सर। सर ट्विंस कवर होंगे इसमें कोर्स बिल्कुल, में? D60 चार्ट मैंने बोला है, ट्विंस के लिए D60 चार्ट। अच्छा, ट्विंस के लिए होता है, ओके। और सर कंप्लीट होगा ऐसे तो नहीं है इसके बाद कि नहीं नहीं अब ये हमने इसमें मैम कवर नहीं बीएनएन का किया, अब क्वेश्चन, नेक्स्ट बीएनएन जो का आएगा पोर्शन इससे एडवांस ज्यादा नहीं उसमें होगा। कवर होगा। बीएनएन का मैं बोल रहा हूँ, बीएनएन का पोर्शन इससे ज्यादा नहीं होगा जो मैं बीएनएन पढ़ाऊंगा। और एडिशनल इसमें मैं वैदिक भी साथ में इंक्लूड करूंगा आपके एक्यूरेसी के लिए। बीएनएन का क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, वैदिक का अपना है, अपने आप वो चलती रहती है, वैदिक का कोई इंड नहीं है, ठीक है। तो बीएनएन का नहीं होगा बस। वैदिक तो हाँ, ठीक है। अच्छा, और सर अगर 5 बजे नहीं होगी, मैं 7 बजे वाली क्लास नहीं कर सकते क्योंकि कुछ और ज्वाइन किया हुआ है, सो यू अंडरस्टैंड ओके दैट। ओके। 5, वी विल तीन डिसाइड कि किस टाइम पे पाँच करना है, कैसे मतलब, करना हाँ हाँ, फिर देन ओनली आई पे ना कि अगर वो है है। जी 5 है तब, ये 7 है तो फिर, क्योंकि पिछली मेरी क्लास भी मिस हो गई जो आपका इससे पहले जो अभी खत्म हुआ है आजकल में, हाँ जी हाँ जी। बिकॉज ऑफ द टाइम इशू एंड ऑल। ओके ओके ठीक है ओके। सर। ठीक है। जी ओके, थैंक यू सर, ओके थैंक यू। मैम, मोस्ट वेलकम। जी बोलिए विजय जी। और एक क्लास का ड्यूरेशन कितना रहेगा? विजय सर, मिनिमम 15 दिन, मैक्सिमम 20 दिन तक जाएगा। एक दिन की क्लास कितने घंटे की रहेगी सर? अराउंड 1.5 से 2 घंटे की। 1.5 से 2 घंटे। जी ठीक है सर, तो फिर 7 बजे का करेंगे तो सर ठीक रहेगा। जी, मैं फिर सर सबके अनुसार बाकी का करेंगे टाइम। कि बीच का टाइम लेके चलेंगे कि अगर अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है तो सब लोग उपस्थित हो सके, इस टाइम से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। एक्चुअली क्या, 6 बजे मेरी दूसरी क्लास चलती है, तो ओके इसलिए वो ओके। 7 बजे खत्म होगी, तो मैं 7 के बाद तो फिर देखो क्योंकि दो रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास में लाइफ टाइम ही रहने वाली है, अगर कुछ डाउट रिकॉर्डिंग आपको से नहीं लगता होता ना, है। रिकॉर्डिंग से नहीं सीख पाते जो नहीं, क्वेश्चन नो कर डाउट पाते हैं कि हम ना जो जो सबसे। सामने सामने रहता है। पर अभी या तो 5 बजे का रहेगा या 7 बजे का रहेगा, है ना? नहीं तो कैसे स्टार्टिंग में तो हमने 5 बजे का ही डिसाइड किया था क्योंकि सर की अभी 7 बजे खुद की क्लास चल रही है। मैं इसीलिए सर से टाइम पूछा ना कि 1.5-2 घंटे लगेंगे, हाँ, तो फिर 1.5 2 घंटा दिक्कत आएगी ना। तो मिनिमम लगता ही है, और ज्यादा ही लगता है। स्टूडेंट को तो पता चलो है कि देख सर। लेंगे, 7 बजे का होगा तो मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज मेरे को ठीक थोड़ा ठीक दिक्कत है। रहेगी क्योंकि मेरी अगर 6 से 7, मैक्सिमम बच्चे मेरे छह से पास आ सात गए बजे सर की कि क्लास है। अगर मेरे पास मैक्सिमम बच्चे आ गए जो 5 वाले और 7 वाले दो टाइम फिर हम रखेंगे, अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो उसके लिए मैं अब ठीक है, कह सकता हूँ, मैं एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ, बट हाँ, अगर बच्चे ज्यादा रहेंगे तो 5 7 2 के बीच में डिवाइड कर कोई नहीं, लेंगे। फोन करके बात कर लेंगे सर एक बार, ठीक है जैसा ठीक भी है। होगा फिर ओके कर। ओके सर, ओके विजय ओके सर, सर। थैंक। हाँ सर, प्रिंसिपल श्रीवास्तव बताइए। जी अपना कैमरा ओपन कीजिए प्लीज सर। हेलो। हाँ जी सर बताइए। राधे राधे सर। जय श्री महाकाल। राधे राधे। जय श्री महाकाल। मैं जो बोला था कि इसमें बीएनएन में ये अपना डेली प्रोडक्शन वीकली प्रोडक्शन भी आ सकता है, प्रिडिक्शन डेली मतलब ना? डेली या वीकली। उसके लिए मैं आपको टेम्पलेट बताऊंगा।
ट्रांजिट के बिहार पे मंथ तक पहुंचा दूंगा मैं आपको। उसके बाद दशा में अगर आपने काल चक्र दशा अच्छे से सीख ली तो आप दिन तक कभी पहुंच जाओगे। मतलब कि जो अपना ट्रांजिट होता है ना बीएनए का, वो लगन कुंडली पे ही लगता है ना? लगन कुंडली पे भी रहता है, उसको हम चंद्र का नाड़ी से D9 में कैसे यूज करते हैं मैं सिखाऊंगा वो आपको। चलो ठीक है, तो इसमें परसों से शुरू होगा, तो टाइम देख लेना, 7 बजे हो सकता है तो। जी। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके मैम। जी विभा जी। सर एक बात बताओ, बीएनएन तो करा बड़ी जगह पर, बीएनएन में हमेशा यही कंफ्यूजन रहा कि कभी रेट्रो को कोई पीछे के घर से लेके चलता है, कोई अपने ही घर से स्टार्ट करता है फिर पीछे होता है। तो ये कंफ्यूजन इसमें क्लियर होगा तो पता है, मैं इतनी कंफ्यूज हूँ क्योंकि पहली जगह से करा देखो तो मैम, उन्होंने क्या मैं करा, जो आपको रेट्रो। कंफ्यूजन वाली चीज नहीं होंगी, आपको प्रोडक्शन समझ में आएगा और प्रोडक्शन होगा, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। मुझे क्योंकि पता है मैंने बीएनएन एक में पीछे करके देखा तो डिफरेंट आ रहा था, अगर वहां से लेके चलती हूँ तो मैच करती हैं चीजें, तो वो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा वो सही कौन सा प्रोग्रेशन के गलत। टाइम आप यूज करोगे रेट्रो के पीछे घुमा के जाना उस तरीके से, तो उसकी टेंशन ना लो मैम, वो मैं आपको सही सिखाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो। तो इसी कब से को स्टार्ट हो रहा है ये? 23 तारीख से मैं तारीख आपको पूरा डिटेल्स बता देती हूँ वापस से। 23 तारीख सभी से? 23 तारीख? 20 अभी 23 से? हाँ जी। अच्छा चलो, फिर नेक्स्ट टाइम इस पर तो फिर मैं सारा टाइम उस वेकेशन पे नहीं कर सकूंगी। ओके, यस कोई नो यस प्रॉब्लम। यस यस। ओके जी। हर महादेव। सर का ये जो कोर्स है BNN भृगुनंदी नाड़ी और नाड़ी सूत्रास का, ये कोर्स 23 फरवरी शाम को 5 बजे या 7 बजे, देखो डिपेंड ऑन स्टूडेंट रहेगा, 5 बजे नहीं तो 7 बजे का रहेगा। और इसकी फीस 15100 है। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब हो सकता है, 9152937303 पे। और अगर किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर कुछ बात है तो फोन पे बात कर सकते हैं 9152937303 पे, और स्क्रीनशॉट 9152937137 पर। ठीक है, अगर कुछ और डिटेल्स पूछना है तो अपना हैंड रेस करके कर सकते हैं सभी लोग। बाकी मैम पोल करवा लीजिएगा, उष्मा मैम कह रहे हैं कि जिसको जो टाइम सूट हो, अगर सब जगह मतलब मैक्सिमम 2 बैच भी बन जाएंगे इशू है, लेकिन अगर मैक्सिमम बच्चे हुए नहीं तो फिर एक की बैच करेंगे। हाँ, है ना। रितु जी आप मुझसे बात कर लीजिएगा, आप तो अपनी स्टूडेंट ही हो, है ना, टेंशन मत लो आप। ऑलवेज बाकी आई विल देयर, है ना, टेंशन मत कीजिए आप, है ना। चलिए। ठीक है सर, थैंक सभी को यू। राधे राधे, जय श्री महाकाल, और जय श्री थैंक यू महाकाल सर। एवरीवन, हर हर महादेव। आप आए इस परिवार में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सब आए, अच्छे से सुना समझा कि ये क्या कोर्स का है और कैसे उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं और सब बहुत ही अच्छी तरीके से सबको समझाने वाले हैं। और आइए, और इस परिवार में फिर से आप मैंने बहुत सारे जो जो नए नए आए हैं उनसे आप इस परिवार में जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद, हर जय हर श्री महादेव। महाकाल, जय श्री महाकाल मैम। राधे राधे सभी को।